गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे पर यूनिट सिस्टम एनालिसिस। पर यूनिट सिस्टम एनालिसिस ये जो टॉपिक है कंबाइंड टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम का। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जिसको लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आता है। ये खासकर इलेक्ट्रिकल मशीन हो या पावर सिस्टम हो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर बात करूं मैं तो ट्रांसफार्मर के कैलकुलेशंस में काम आएगा ये, ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल्स में, इंडक्शन मशीन में काम आएगा ये, तीसरा सिंक्रोनस मशीन में काम आएगा ये, यानी कि जितने एसी मशीन्स हैं उसमें काम आएगा ये पर यूनिट सिस्टम। तीसरा पावर सिस्टम में आपका पावर सिस्टम में ये आपका फॉल्ट शॉर्ट सर्किट स्टडीज में काम आएगा, शॉर्ट सर्किट स्टडीज में। दूसरा आपका आएगा फॉल्ट एनालिसिस में। स्टेबिलिटी स्टडीज में। एंड ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइंस में ये काम आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट नॉन गेट एग्जाम्स में, गेट एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा। गेट एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स आएंगे, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मशीन हो या ये टॉपिक्स हो, उसमें 70 to 80% चांस रहेगा कि इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम चांस है इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी कैलकुलेशन में करंट आया, वोल्टेज आया, पावर आया या इम्पीडेंस आया, ये चार चीज कभी भी आएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, पर यूनिट सिस्टम की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चाहे सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गई गेट एग्जाम की बात। नॉन गेट एग्जाम्स की बात करूं तो डायरेक्ट पर यूनिट वैल्यू पूछ देता है वो। बेस वैल्यू अगर ये रहेगा तो पर यूनिट वैल्यू क्या रहेगा। फॉल्ट एनालिसिस से पूछ देगा कि पर यूनिट वैल्यू, इसकी नई पर यूनिट वैल्यू क्या रहेगी इस बेस पर। तो क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट टॉपिक से भी पूछ देता है, इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, खासकर मशीन और पावर सिस्टम में। अब देखते हैं होता क्या है ये। कंसीडर अ पावर सिस्टम नेटवर्क, कंसीडर अ पावर सिस्टम नेटवर्क जहां पर एक ऑल्टरनेटर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ओके, और लोड है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका ऑल्टरनेटर जनरेटर है। कंसीडर अ पावर सिस्टम जिसमें एक ऑल्टरनेटर भी हो, जनरेटिंग स्टेशन हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, लोड हो। अपन एक कंसीडर करते हैं। ऑल्टरनेटर का मान लो इसका वोल्टेज है 10 kV, मान लो 10 kV है इसका। ये ट्रांसफार्मर जो है आपका 10/100 kV का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 100 kV साइड है। लोड के लिए फिर अपन लोड लगा के रखेंगे। हो सकता है यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती। लेट्स सपोज एक और ट्रांसफार्मर है T2 जो स्टेप डाउन करेगा 100/5 kV या 100 kV/400 वोल्ट्स डायरेक्ट। मान लो एक कंसीडर करो ऐसा अपने पास सिस्टम है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है LV साइड जो है, ट्रांसफार्मर का LV साइड जो है, जनरेटिंग पार्ट जो है, यहां पर आपको कैसा दिख रहा है, लो वोल्टेज साइड है ये, ओके। लो वोल्टेज साइड है यानी कि हाई करंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, हाई करंट है तो लो क्या रहेगा, इंपीडेंस है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका 10 kVA जनरेटिंग प्लांट से स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाला, वो लो वोल्टेज हाई करंट लो इंपीडेंस सेक्शन है।
इस वाली जबकि सेक्शन की बात करूं तो क्या है ये ट्रांसमिशन लाइन वाला सेक्शन क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट और हाई इम्पीडेंस, ये सेक्शन है ये। लोड की बात करूं तो फिर वही उल्टा हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई करंट, करंट हाई है कि नहीं वो डिपेंड करेगा लोड पे, ठीक है, हाई और लो करंट लो इम्पीडेंस, ठीक है। तो समस्या यहाँ ये हो रहा है कि मेरे पास दो टाइप के वोल्टेज लेवल्स हैं, ठीक है, खासकर ट्रांसफार्मर के कारण। ट्रांसफार्मर जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर वोल्टेज लेवल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक LV साइड और एक HV साइड। तो क्या ये पॉसिबल है कि 10 kV वाले वोल्टेज को मैं 100 kV वाले वोल्टेज के साथ कनेक्ट करूं? ये पॉसिबल नहीं होता। तो पर यूनिट सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आपके कैलकुलेशंस के लिए आपको, मान लो यहाँ पर मेरा, मान लो सपोज करो यहाँ पर 5 ओम है इसका ऑल्टरनेटर का, इसका है 5, इसका भी है मान लो 10 ओम, 10 ओम है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि LV साइड है कि HV साइड है ये, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, मेरे को प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में है, उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हर बार। फिर यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये LV साइड है, मान लो ये 10 ओम जो है वो LV साइड है, तो इस तरफ का हो गया, लेकिन यही ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस इस तरफ बदल जाएगा। जब आप LV से HV तरफ जा रहे हैं तो अपन क्या याद किए थे, A² से मल्टीप्लाई करोगे, इम्पीडेंस हमेशा A² टाइम बढ़ेगा तो A² का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा, फिर यहाँ पर स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो ये सब समस्या है, लेकिन पर यूनिट सिस्टम आप ये सब समस्या से दूर होने के लिए ही आप पर यूनिट सिस्टम यूज करते हैं। पर यूनिट सिस्टम क्या अलाउ करता है, लिखना इसको, the impedance will be same, the impedance will be same either LV and HV side, either LV and HV side by using per unit system। अब मान लो ये 10 ओम LV साइड था तो HV साइड क्या होगा, ट्रांसफार्मर T1 का इम्पीडेंस LV साइड कितना है, 10 ओम है, तो HV साइड कितना होगा, ZHV साइड कितना होगा, हायर साइड जा रहे हो ना तो 10 × A², क्या होगा आपका 100/10 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1000 ओम। तो यानी आपका HV साइड इम्पीडेंस अलग है, LV साइड इम्पीडेंस अलग है, ये अगर आप एक्चुअल वैल्यूज यूज करोगे तो। लेकिन पर यूनिट सिस्टम आप यूज करोगे तो दोनों साइड एक रहेगा। बाय यूजिंग पर यूनिट सिस्टम वी कैन गेट सेम इम्पीडेंस आइदर ऑन HV साइड और LV साइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ट्रांसफार्मर प्रोवाइड डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम। किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क में ट्रांसफार्मर जो होता है डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रांसफार्मर प्रोवाइड डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम as it has low voltage in one side, as it has low voltage in one side and has high voltage in other side, and two voltages can't connect together, and two voltages can't connect together। लिखना पर यूनिट, पर यूनिट पर यूनिट a unitless quantity, a unitless quantity। A per unit system uses per unit values। पहला पॉइंट लिखना, a per unit system uses per unit values
A per unit system uses per unit values. Second point लिखना, per unit values is unitless quantity. Is a unitless quantity. Per unit value क्या होगा? Per unit actual value at any unit upon base or reference value, base or reference सेम यूनिट होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एट एनी यूनिट अपॉन बेस वैल्यू एट सेम यूनिट, ठीक है। यानी जो वैल्यू रहेगी, जो यूनिट एक्चुअल वैल्यू की रहेगी वही सेम बेस वैल्यू की रहेगी, ठीक है। सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो एक्चुअल वैल्यू, वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू है 400 kV, ओके, और बेस वैल्यू है मान लो 100 kV, 100 kV। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज पर यूनिट क्या होगा? वोल्टेज पर यूनिट एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू केवी में है 400 kV, ठीक है। बेस वैल्यू क्या है? 100 kV। तो कितना पर यूनिट वैल्यू कितना आया? 4 पर यूनिट। जब भी आप बेस वैल्यू बदलोगे, एक्चुअल वैल्यू तो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन जब भी आप अपना बेस वैल्यू बदलोगे पर यूनिट वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज ये पहला था, ठीक है। मान लो अब बेस वैल्यू हो गया तुम्हारा 400 kV, तो क्या आ जाएगा? V पर यूनिट, ये 1 था, बेस वैल्यू जब 100 kV था, बेस वैल्यू 2 हो गया 400 kV, तो कितना आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू तो 400 ही है हमेशा, Z एक्चुअल है, V एक्चुअल है, V बेस 100 kV था तब 4 पर यूनिट आया, अब बेस 2 हो गया 400 kV, तो 400 अपॉन 400 1 पर यूनिट। आई बात समझ में? जब भी आप बेस वैल्यू बदलोगे तो पर यूनिट वैल्यू बदलती जाएगी। एडवांटेजेस लिखना, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। It simplifies power system calculation. It simplifies power system calculation. It simplifies पावर सिस्टम कैलकुलेशन। ये सिंप्लीफाई कर ही रहा है, आपको बार बार प्राइमरी और सेकेंडरी में रिफर नहीं करना पड़ रहा है, इसका नहीं सिंप्लीफाइड कर रहा है। हमेशा पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं और आखिरी में एक्चुअल वैल्यू निकाल देते हैं, वो बताऊंगा मैं एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेकंड, इट अवॉइड्स द डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम, इट अवॉइड्स द डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम posed by presence of transformer, posed by presence of transformer in any power system network। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यूज, अब आप बेस वैल्यू सेलेक्ट कैसे करोगे और किन के लिए करोगे? सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यूज। नेक्स्ट रहेगा सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यूज। देखो अपने पास इलेक्ट्रिकल में तो बहुत टॉपिक, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन वी हैव, पहला लिखना, पहला पॉइंट, वी हैव 4 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज we have 4 electrical quantities for which we select base values that is कौन कौन से चार क्वांटिटी है अपने पास पावर सिस्टम में। पहला हो गया वोल्टेज, पावर
करंट एंड इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस, रजिस्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है, ये 4 चीज होता है। नेक्स्ट लिखना, 4 हो गया। We select base values for, next point, we select base values for voltage and power, we select base values for voltage and power, whereas for current and impedance we derived base values. We derive base values. Next लिखना, for active power and reactive power, we not use kilowatt and kVAR as base quantity. We not use kilowatt and kVAR as base values. We use kVA as their base values. ठीक है, ये एक्सेप्शन है ना, यानी आपको एस के लिए ही बस बेस सेलेक्ट करना है, केवीए या एमवीए के लिए, या तो केवीए बेस रहेगा या तो एमवीए बेस रहेगा। किलोवाट बेस एंड केवीएआर बेस ये नहीं होगा। ठीक है, वो जो है ना पर यूनिट वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, लेकिन इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो मान लो कोई लोड है, सपोज कोई लोड है 10 किलोवाट का, तो इस लोड की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल कितनी? 10 किलोवाट अपॉन उस सिस्टम का केवीए बेस मान लो 10 केवीए था, तो अपॉन 10 करना, ये 10 किलोवाट था, ये 10 केवीए है। यहाँ पर सिस्टम अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है ना। ठीक है, तो ये चलेगा ये। ठीक है, पावर के लिए बेस केवीए हमेशा केवीए में रहेगा, किलोवाट और उसके लिए नहीं रहेगा। आप भले एक्चुअल वैल्यू आप किलोवाट या केवीएआर में यूज़ करो, लेकिन ये जो डिफरेंस बेस वैल्यू रहेगा ये हमेशा केवीए में रहेगा, किलोवाट और केवीएआर में नहीं रहेगा। ओके, जब भी आपको पावर, एक्टिव पावर का पर यूनिट निकालना हो या रिएक्टिव पावर का पर यूनिट निकालना हो, जो बेस वैल्यू रहेगा हमेशा, बेस वैल्यू जो रहेगा इनके लिए वो केवीए में रहेगा। आप उसका बेस वैल्यू निकाल रहे हो ना, तीनों पावर ही है। अपन ये मान के चलते हैं कि अपरेंट पावर ही उसका बेस वैल्यू है। किसी भी सिस्टम में जो रेटिंग दिया रहता है केवीए में दिया रहता है, तो अपन उसको केवीए को ही मान के चलते हैं। ठीक है, और फिर पावर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पावर फैक्टर की जरूरत, जब भी आपको पर यूनिट पावर निकालना हो या क्यू रिएक्टिव पावर निकालना हो, एक्टिव पावर या फिर रिएक्टिव पावर, तो बेस हमेशा आप केवीए लेंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम, अब यही चारों क्वांटिटी को अपन निकालेंगे। फॉर सिंगल फेज सिस्टम, फॉर सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज में क्या होगा? पहला पावर, पावर क्या रहेगा आपका? केवीए यानी बेस पावर ना, बेस पावर, बेस पावर क्या रहेगा? केवीए बेस या फिर एमवीए बेस।
केवीए बेस यानी 10⁻³ है ना, एमवीए यानी 10⁻6 है। जो भी दिया रहेगा आपके सवाल में जो भी दिया रहेगा वैसा लेना है, केवीए बेस या फिर एमवीए बेस। क्लियर है इतना? दूसरा बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज क्या होगा? केवी बेस। ठीक है, ये दो चीज को आपको क्वेश्चन से उठाना है, या जरूरी नहीं आप क्वेश्चन में से ही इनको लो, कुछ भी ले सकते हो आप। केवी बेस और केवी पावर जो है आप किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं क्वेश्चन में किसी का नेम प्लेट रेटिंग हो, वो किसी को भी ले सकते हो, लेकिन अपन उसी में से लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बेस करंट, देखो दो चीज तो अपन ले लेते हैं, पावर एंड बेस वोल्टेज जो है अपन उसकी बेस क्वांटिटी डायरेक्ट उठाते हैं, सपोज करते हैं, लेकिन करंट और इंपीडेंस को डिराइव करते हैं ऊपर के दो से। क्या होगा? बेस करंट, करंट क्या होता है? मान लो ये एस है, एस यानी अपरेंट पावर, अपरेंट पावर इज V इंटू आई, तो एस बेस इज इक्वल टू V बेस इंटू आई बेस, ये होगा। तो आई बेस इज इक्वल टू क्या होगा? एस बेस अपॉन V बेस होगा, वही लिख दो। KVA बेस अपॉन KV बेस। क्लियर है इतना? KVA बेस अपॉन KV बेस, ये हो गया। फोर्थ, बेस इंपीडेंस, बेस इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होता है? जेड बेस इज इक्वल टू वोल्टेज बेस अपॉन करंट बेस, ये होता है। इसी को क्या लिख सकते हो? केवी बेस अपॉन करंट बेस, ठीक है, करंट बेस लिख सकते हो, 10⁻³ बोल दो, ऐसा लिख सकते हो। अब करंट बेस का फॉर्मूला डाल दो, केवी बेस अपॉन करंट बेस कितना है? केवीए बेस डिवाइडेड बाय केवी बेस, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के क्या आया? जेड बेस इज इक्वल टू, जेड बेस या एक्स बेस इज इक्वल टू क्या आया? केवी बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए। केवीए नहीं होगा, अब यहाँ एमवीए होगा, एमवीए बेस। केवीए बेस करोगे तो 10⁻³ करना, यहाँ आया समझ? एक किलो का स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻6 हो गया। तो केवीए बेस है ना, तो यहाँ 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा, 10⁻³ इंटू 10⁻³, तब तो होगा सेम। यहाँ पर भी वही के का स्क्वायर हो गया 10⁻6 और मेगा हो गया 10⁻6। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ बेस का, ठीक है, ये बेस का है आपका। ये तो सिंगल फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में क्या होगा? इसी को 3 फेज सिस्टम करो, 3 फेज सिस्टम। अपन ये मान के चलते हैं कि मेरा 3 फेज कनेक्शन जो है स्टार कनेक्शन है, बाय डिफॉल्ट स्टार कनेक्शन मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन में डेल्टा नहीं बोलता। क्यों? डेल्टा में प्रॉब्लम होता है सर्कुलेटिंग करंट का। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन में सर्कुलेटिंग करंट का प्रॉब्लम होता है। तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा तो लॉसेज होंगी, हीट होगा, हार्मोनिक्स आएगा, ठीक है, हार्मोनिक्स का इशू होगा और पावर लॉस होता है। इस वजह से अपन इसको अवॉइड करते हैं। इस कारण बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलते हैं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है मेरा 3 फेज। लिखो 3 फेज सिस्टम। यही अब अपन बेस और वो देखेंगे 3 फेज सिस्टम के लिए।
ठीक है, क्या होगा केवी बेस, क्या होगा पहला पावर, बेस पावर, बेस पावर क्या होगा एस बेस, एस बेस 3 फेस, केवीए बेस 3 फेस या एमवीए बेस 3 फेस। इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं सिंगल फेस के टर्म में, 3 टाइम्स केवीए बेस सिंगल फेस, 3 टाइम्स एमवीए बेस सिंगल फेस। ठीक है, अपन सिंगल फेस को भी लेते हुए चलेंगे ना, कंपेयर कर रहे हैं। वोल्टेज, बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज क्या होगा, केवी बेस 3 फेस, लाइन वोल्टेज है ना ये, ठीक है, लाइन वोल्टेज रहेगा। या फिर केवी बेस फेज वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम्स केवी बेस लाइन। ठीक है, इसको लाइन बस लिख दो, 3 फेज लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन और फेज लिख गया वो समझ आ जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, केवी बेस अपन लाइन वोल्टेज को ही मानेंगे, लाइन वोल्टेज ही होता है केवी बेस। ठीक है, अगर फेज में लिखोगे, फेज वैल्यू दिखाना है तो √3 टाइम्स केवी बेस। लाइन करंट, बेस करंट क्या होगा, हाँ सॉरी √3 टाइम्स ठीक है, यानी मान के चलना है कि अपने यहाँ यही रहेगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन मान के चल रहे हैं, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज वी लाइन इज √3 टाइम्स वी फेस, ये स्टार कनेक्शन में, जबकि लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट। ये अपन स्टार कनेक्शन मान के चल रहे हैं, हमारा 3 फेस सिस्टम जो है। बेस करंट क्या होगा, सेम पिछले बार टाइप, बेस करंट क्या होगा, एस एमवीए बेस 3 फेस डिवाइडेड बाय केवी बेस लाइन, यही होगा। हाँ, इंटू 10⁻, ये किलो एम्स में चल देगा ना, इंटू 10⁻³ कर दो, नहीं तो किलो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं सिंगल फेस में, 3 टाइम्स केवीए बेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाँ लाइन है ना, फेज वोल्टेज लिखना है अपने को। फेज वोल्टेज क्या होगा, केवी बेस लाइन डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इतना आएगा। अब इम्पीडेंस लिखो, इम्पीडेंस क्या आएगा, बेस इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस क्या होगा, बेस इम्पीडेंस क्या आएगा, फेज वोल्टेज लिखा हूं ना वो मैं, फेज वोल्टेज लिखा हूं मैं। बेस इम्पीडेंस क्या होगा, केवी बेस लाइन डिवाइडेड बाय आई बेस। आई बेस क्या होता है,
MVA बेस 3 फेज इसका होल स्क्वायर। सही होगा? ठीक है, इसी क्या लिख सकता हूं मैं? ठीक है, ये कट गया। तो इससे अपने को ये पता चला कि जेड बेस 3 फेज इज इक्वल टू जेड बेस सिंगल फेज होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। ठीक है, जेड बेस 3 फेज इज इक्वल टू जेड बेस सिंगल फेज होता है। आप पर यूनिट सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो ये मान के चलो सिंगल फेज में अगर आप कैलकुलेशन कर लिए हो तो 3 फेज में भी हो गया कैलकुलेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। पर यूनिट सिस्टम का हो, सिंगल लाइन डायग्राम का हो, रिएक्टेंस डायग्राम का हो, इस सब का एडवांटेज यही है कि आप पर यूनिट 3 सिंगल फेज सिस्टम यूज़ करें हैं और आपका नेटवर्क जो है बैलेंस्ड है, तो आपने 3 फेज कैलकुलेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है आपने। ठीक है, एक लिखना आप, सपोज देखो x पर यूनिट ओल्ड, x पर यूनिट ओल्ड क्या होगा? x एक्चुअल अपॉन x ओल्ड। ये ओल्ड और न्यू की बात कर रहा हूं ना मैं, तो अगर ओल्ड रहेगा तो बेस भी ओल्ड रहेगा। एक्चुअल तो हमेशा वही रहेगा, एक्चुअल कभी नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। न्यू आएगा तो बेस भी न्यू हो जाएगा, तब ये भी बदल जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसको अच्छे से लिखो, x पर यूनिट ओल्ड इज इक्वल टू x एक्चुअल इंटू x बेस क्या हुआ? v बेस बाय i बेस। i बेस क्या होगा? MVA। तो यानी कि इधर क्या आएगा? kV बेस का स्क्वायर इंटू MVA बेस। यही होगा ना? ठीक है, ये भी ओल्ड रहेगा, ये भी ओल्ड रहेगा। क्लियर है? इसी को मैं थोड़े सिंप्लीफाई तरीके में क्या लिख सकता हूं? x एक्चुअल इंटू MVA इज नथिंग बट SB ओल्ड डिवाइडेड बाय KVB ओल्ड। ये हो गया, ये x पर यूनिट ओल्ड है। ठीक है, सेम सिमिलरली x पर यूनिट न्यू क्या होगा? x पर यूनिट न्यू इसी के अनुसार x एक्चुअल इंटू SB न्यू डिवाइडेड बाय KV बेस न्यू होल स्क्वायर। ये होगा, ये मान लो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो डिवाइड करो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्या होगा? 2 को 1 से करना है ना, तो x पर यूनिट न्यू x पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को उधर फेंक दो, x पर यूनिट ओल्ड
इंटू क्या होगा, एस बी न्यू इंटू एस बी ओल्ड इंटू के वी बेस ओल्ड अपॉन के वी बेस न्यू होल स्क्वायर। ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका पर यूनिट सिस्टम कोई रिएक्टेंस का पर यूनिट वैल्यू दिया है किसी ओल्ड बेस में। मान लो सपोज करो किसी ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है 10 kV और 5 MVA में उसका पर यूनिट है 2 पर यूनिट, तो नए किसी को भी आप चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा। अगर आप केवी बेस वोल्टेज को बदल रहे हो या MVA को बदल रहे हो या दोनों को बदल रहे हो, आपका पर यूनिट वैल्यू बदल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, जब भी इम्पीडेंस इज इन ओम्स में दिया है मान लो, तो जेड पर यूनिट कैसे आएगा, जेड ओम इंटू MVA बेस अपॉन KV बेस का होल स्क्वायर। जब भी ओम्स में दिया है तो ठीक है। अगर Z इज इन पर यूनिट, ठीक है, तो नया पर यूनिट वैल्यू निकालने बोला है न्यू, तो आप वो वाला यूज करोगे, Z पर यूनिट ओल्ड इंटू SB2 बाय SB1 इंटू KV1 बाय KV2 होल स्क्वायर। ये 1 और 2 क्या है, 1 इज ओल्ड 2 इज न्यू, ठीक है। ये है बस, ये फॉर्मूला है। ठीक है इतना। एक अपन नेटवर्क पकड़ते हैं, पावर सिस्टम नेटवर्क। G1 T1 10 kV, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर 2 है, जनरेटर 1 है, ऑल्टरनेटर 1 है, ऑल्टरनेटर 2 है, ठीक है। ये आपका पावर सिस्टम नेटवर्क है। मान लो इसकी वैल्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, दस kV 15 MVA 0.1 ओम, 10 kV 15 MVA, 10 kV 15 MVA J 0.1 ओम। ये याद रखना, जब भी ओम में दिया रहेगा पर यूनिट वैल्यू ऐसे निकालोगे, पर यूनिट में दिया रहेगा तो नया वैल्यू ऐसे निकालोगे। 10 kV 15 MVA J 0.1 ओम, 10/100 20 MVA 0.4 ओम, 20 MVA XLV 0.4 ओम, ओके। 10/100 kV है ना, 10/100 kV T1 का रेटिंग है। ट्रांसमिशन लाइन का 40 ओम्स, T2 का 100/5 kV
10 MVA X इक्विवेलेंट HV में है, ये HV साइड में दिया है ये 0.1 पर यूनिट, वो LV साइड है, ये HV साइड है। 5 kV 5 MVA, 5 kV 5 MVA 10%। ठीक है, इतना सारा चीज दिया है आपको। अब बोला इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है पर यूनिट वैल्यूज में बदल के, आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखो एक और चीज याद रखना, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जेड क्या होगा, इज इक्वल टू 100 इंटू जेड पर यूनिट। जो परसेंटेज में दिया रहता है उसको ये ऐसा लिखते हैं ना, परसेंटेज ऑफ जेड इज 100 इंटू जेड पर यूनिट, जैसे यहाँ पर परसेंटेज में दिया है तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 पर यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, 10% दिया ना तो उसको 0.1 पर यूनिट लिख सकते हो। पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरे सिस्टम के लिए आपको एक बेस MVA सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेस MVA सेलेक्ट कर लो। पूरे सिस्टम के लिए MVA बेस जो रहेगा, चूंकि MVA में है, ये सभी यूनिट MVA में है, तो बेस MVA बेस आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, 20, 15, 10, 5 कुछ भी, चूंकि किसी का सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो किसी को भी कर सकते हो। जनरली अपन जो शुरुआत वाले का रहता है उसी को कर लेते हैं। 15 MVA किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी करोगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्लीज सेलेक्ट बेस MVA एज दिस, तो आप किसी को भी कर सकते हो, सबका आंसर अलग अलग आएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको बेस वैल्यू यही सेलेक्ट करना है तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, मान लो मैंने G1 का सेलेक्ट कर लिया है, जनरेटर 1 का, कुछ भी सेलेक्ट कर सकता था, जो इसमें नहीं दिया है उसको भी कर सकता था मैं। ठीक है, जैसे क्या नहीं दिया है इसमें, 30 नहीं दिया, 30 MVA, तो 30 MVA भी मैं सेलेक्ट कर सकता था। अब ये बेस MVA तो मैं थ्रू आउट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका ट्रांसफार्मर, आपका जो वोल्टेज है वो चेंज होता रहेगा। इस सेक्शन में वोल्टेज, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर कितना है, 10 kV है। 10 kV कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसके LV साइड ये है, HV साइड ये है, तो ट्रांसफार्मर T1 के LV साइड तक कितना है 10 kV है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 10 kV जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 kV है वोल्टेज। ओके, फिर यहां से इस पॉइंट से सेकेंडरी से लेके इसके प्राइमरी तक कितना है, 100 kV है। फिर ये स्टेप डाउन है, इसके सेकेंडरी से लेके जनरेटर 2 तक कितना है, 5 kV है। क्लियर है इतना? तो अपना केवी बेस जो है वो हर इक्विपमेंट के लिए चेंज होता रहेगा। A power system network consists of alternator, transformers, transmission line, feeder, bus bar, load। अलग अलग इक्विपमेंट के से कंसिस्ट होता है हमारा पावर सिस्टम। उन सब के अपने कुछ नेम प्लेट रेटिंग्स होते हैं, इनको नेम प्लेट रेटिंग्स बोला जाता है। ये अपने खुद ओन बेस में है। ये जो J0.1 ओम रिएक्टेंस है, इसका इम्पीडेंस है, वो अपने खुद के बेस में है। ये 15 MVA और 10 kV में, ठीक है। इसको बोलेंगे आप अ जनरेटर G1 हैज इम्पीडेंस ऑफ J0.1 ओम एट इट्स ओन KVA बेस। अपने ओन KVA बेस यानी 15 AVA के बेस में वो इतना ही है, ठीक है।
मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि 10 MVA बेस इस पूरे सवाल के लिए मेरा ये रहेगा। ठीक है, अब पहले बनाते हैं जनरेटर के लिए, G1 के लिए। इसका मेरे को पर यूनिट वैल्यू चेंज करना रहेगा। तो क्या रहेगा, इसमें ओम्स में दिया है। जब भी Z ओम्स में दिया रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Z पर यूनिट न्यू क्या होगा, Z एक्चुअल इंटू MVA KV बेस स्क्वायर, यही होगा। तो Z ओम कितना है 0.1, चूंकि ओम में दिया है इसका ये यूज कर रहे हैं। MVA बेस कितना है 15, KV बेस वहां पर कितना है 10। ठीक है, तो 15 10⁻⁶ है ये, और ये 10 10⁻³ का होल स्क्वायर है। तो कितना आया, ये कट गया, ये कट गया, तो 15/100 कितना आएगा 0.1 इंटू 15/100 कितना होगा ये, .015 पर यूनिट। ये जनरेटर G1 का हुआ। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट रहेगा ट्रांसफार्मर T1। अब आपको ये देखना है, दो तरीका है इसको निकालने का। ये किस में दिया है, ये इंपीडेंस LV साइड दिया है, इस तरफ दिया है। तो इस तरफ दिया है तो LV साइड का इंपीडेंस ये रहेगा, और जब आप उसको LV यानी प्राइमरी हो गया, और जब आप उसको सेकेंडरी तरफ रिफर करोगे HV तरफ, तो A² से मल्टीप्लाई कर देना। तो मान लो J 0.4 ओम LV में है, तो HV में कितना होगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, X HV कितना होगा 0.4 इंटू रिएक्टेंस है ना, मल्टीप्लाई होगा, A² से मल्टीप्लाई होगा इंटू A²। A² क्या है इसका, हायर साइड जा रहा है ना, हायर साइड जा रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी। 100/10 100/10 यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ 40 ओम होगा ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, LV में 0.4 है तो HV में कितना रहेगा 40 ओम्स रहेगा। तो जिस तरफ जो रहेगा आपको वो बेस यूज करना है। अब चूंकि मान लो अपन LV साइड मान के चलते हैं, LV साइड को यूज करते हैं अपन, X LV गिवन है, X इक्विवेलेंट LV साइड का दिया हुआ है J 0.4 ओम, फिर ओम में दिया हुआ है, ये ओम में दिया है तो फिर यही फॉर्मूला यूज करो, 0.4 इंटू MVA बेस कितना है 15 10⁻⁶। LV साइड दिया है करके 10 यूज करोगे, 10 10⁻³ का स्क्वायर, कट गया, कितना आया ये J 0.06 पर यूनिट। इसको या दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, अगर X इक्विवेलेंट HV तरफ से यूज करते हैं, X इक्विवेलेंट HV कितना है J 40 ओम है, LV दिया है 0.4 ओम, तो HV आप खुद निकाल लोगे कितना होगा, A² से मल्टीप्लाई करके 40 ओम आया, तो कितना 40 इंटू 15 10⁻⁶। अब KV बेस क्या रहता, यहाँ KV बेस था LV साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा HV साइड, तो 100 10⁻³ स्क्वायर, वो भी इतना ही आता। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि आप पर यूनिट सिस्टम अगर यूज कर रहे हो तो रिफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी का झंझट खत्म हो गया। आप LV साइड हो कि HV साइड हो, कहानी खत्म। वही पर यूनिट वैल्यू 0.06 मेरा LV में भी आ रहा है, HV में भी आ रहा है, जबकि एक्चुअल वैल्यू उसका अलग अलग था। क्लियर है? ट्रांसफार्मर में याद रखना है, जो
जिसके अक्रॉस उसका रिएक्ट, ट्रांसफार्मर में एचवी टू एलवी अपन जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, हाँ कम होगा ना, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कोई करंट में भी वोल्टेज में भी, करंट में उल्टा होता है बस, करंट बस में उल्टा होता है, बाकी सबको आपको याद रखना है। मान लो LV से आप HV साइड जा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वोल्टेज का जो नेचर रहता है वही नेचर किसका रहता है, इम्पीडेंस का भी, ZR(X) का भी वही रहता है। वोल्टेज बढ़ा, ये लोग भी बढ़े, जबकि करंट करंट कम होगा, ये ठीक है, ये A टाइम्स होगा, ये A² टाइम्स होंगे, ये A टाइम्स होगा, ठीक है। LV से HV बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये लोग भी बढ़ेंगे, लोग A² टाइम्स बढ़ते हैं, ये A टाइम्स बढ़ता है, करंट जबकि A होगा। हाँ LV आप कम तरफ जा रहे हो ना, ज़्यादा से कम हो रहे हो तो ये सब कम होंगे, ये बढ़ेगा। क्लियर है? अब ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू निकालो। तीसरा ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में कितना दिया है, 40 ओम्स दिया है, एक्चुअल वैल्यू है 40 ओम्स, तो एक्चुअल वैल्यू है, नया पर यूनिट वैल्यू कितना आएगा, जेड ट्रांसमिशन लाइन न्यू कितना होगा, जेड एक्चुअल है 40, ठीक है, MVA कितना है 15, KV कितना है 100, कितना आएगा, उतना ही आएगा क्या, 0.06, है ना, J 0.06 पर यूनिट, ठीक है। क्लियर है? फोर्थ हो गया T2 के लिए, ट्रांसफार्मर T2 का, T2 का कितना दिया है, अब इसको भी वैसे ही कर लो, HV साइड का 0.1 दिया है, तो X इक्विवेलेंट LV साइड कितना होगा, ये स्टेप डाउन है ना, तो नीचे जा रहे हैं, LV तरफ जा रहे हो तो डिवाइड बाय A² होगा, तो 0.1 इंटू, चूंकि ये पर यूनिट में दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पर यूनिट में दिया है, वो ओम में दिया था करके मैं किया था, ये तो पर यूनिट वैल्यू दे दिया तो करने की आवश्यकता नहीं है। HV साइड है, ठीक है, तो पर यूनिट में दिया है, तो पर यूनिट में दिया तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना, ओल्ड और न्यू वाला, तो क्या होगा 0.1 इंटू क्या होगा, SB2 बाय SB1, SB2 नया है यानी 10, नया MVA कितना है, SB न्यू क्या है 10 है, सॉरी SB न्यू क्या है 15 है, ठीक है। ओल्ड क्या था अभी तक 100 चल रहा था, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय, ये भी 100 में दिया है, ठीक है। अगर ये LV लिखा रहता तो न्यू होता, ओल्ड रहता 5, आई बात समझ में, KV ओल्ड बाय KV न्यू करना है ना, ये जो LV HV में दिया, HV यानी 100 KV है ना, ये LV में लिखा रहता मान लो यहाँ पर, तो ओल्ड रहता 5, न्यू रहता ये 100। क्लियर है? जो नेम प्लेट रेटिंग रहता है वो ओल्ड होता है हमेशा, जो इक्विपमेंट का नेम प्लेट रेटिंग है वो ओल्ड है, आपको नए में निकालना है, नया ये है, ठीक है। ये कितना आएगा, 0.15 पर यूनिट। क्लियर है? यही आप लो G2 के लिए क्या होगा, G2 के लिए
G2 के लिए क्या होगा, ये भी पर यूनिट में दिया है ना, ओल्ड इंटू एस बी न्यू क्या है 15, ओल्ड क्या है 5, ये ओल्ड है, इंटू ओल्ड क्या था 5, न्यू क्या है, न्यू भी 5 है। देखो ये याद रखना, यहां पर मैं न्यू 100 इस कारण लिया था क्योंकि ये एचवी साइड में दिया है ना, एचवी साइड में क्या है 100 है ना, तो न्यू वैल्यू इज 100, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो भी एचवी के ही तरफ है 100। अब जैसे ही मैं इस सेक्शन को क्रॉस किया तो अब यहां पर का क्या हो गया 5 kV हो गया। जब G2 की बारी आ रही है तो नया kV बेस क्या रहेगा 5 kV, और ये ऑलरेडी दिया है 5 kV में। आई बात समझ में? तो 5 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर कितना आएगा ये, J 0.3, ठीक है। इतना निकल गया हमारा, सिंगल लाइन डायग्राम अब बनाया जाएगा, पर यूनिट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। अब इतना सब निकल गया, पर यूनिट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाएगा। अब जनरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, गुड, वोल्टेज सोर्स बिहाइंड रिएक्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका G1। ट्रांसफार्मर में आ जाओ, ट्रांसमिशन लाइन T2, फिर G2 आ गया, ठीक है। ये क्या होगा 1 पर यूनिट, 10/10 1 पर यूनिट। ये कितना था वैल्यू, G1 का कितना था 0.015 XG1 कितना है 0.0 पर यूनिट, XT1 कितना है XT1 है अपना 0.06, XTL वो भी उतना ही है, XT2 XT2 है सर 0.15, XG2 0.3 पर, ये भी 1 पर यूनिट। तो ये बना आपका रिएक्टेंस डायग्राम। ये ठीक है। अब सुनो, इसमें कुछ अपन मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको जीरो पावर बस बोलते हैं ना, ZPB। अगर आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस्ड है, अगर आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस्ड है तो इसको जीरो पावर बस बोलते हैं। 3 फेज सिस्टम बैलेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? बैलेंस्ड कंडीशन में तुम्हारा ऑल द 3 फेज करंट्स एंड वोल्टेजेस विल रिमेन सेम
मैग्नीट्यूड रहेगी, तीनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे 0 और 1 फेजर 120 डिग्रीज रहेगा। थ्री फेज बैलेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि तीनों फेज वोल्टेज और तीनों फेज करंट आपके मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, यानी तीनों फेज के जो वोल्टेजेस रहेंगे वो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम रहेगा, तीनों फेज के करंट जो रहेंगे उन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और तीनों जो रहेंगे 120 डिग्रीज अपार्ट रहेंगे। ये आपका बैलेंस्ड सिस्टम है। और अगर इनमें से कुछ भी गलत उल्टा हुआ, यानी तीनों फेज वोल्टेज में से कोई सा भी दो सेम नहीं रहा मैग्नीट्यूड वाइज या एंगल वाइज, या करंट भी दो कोई सेम नहीं रहा, तो आप उसको बोलोगे अनबैलेंस सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा, ठीक है। बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होगा। यानी बैलेंस सिस्टम को आम भाषा में बोलूं तो बैलेंस सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर आपका थ्री फेज लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, थ्री फेज लोड जो है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी तीनों लोड के जो इंपीडेंस हैं वो बराबर हैं, मैग्नीट्यूड वाइज भी एंगल वाइज भी। ये होता है थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। मान लो ये है आपका स्टार कनेक्टेड है, ये मान लो Z1 है, Z2 है, Z3 है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो आपका बैलेंस्ड सिस्टम है। अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड उल्टा रहा, मैग्नीट्यूड या एंगल, फेज एंगल भी अलग रहा, तो करंट डिफरेंस आएगा, करंट डिफरेंस आएगा यानी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है आपका अनबैलेंस। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में अपन ये मान के चलते हैं, अगर आपका बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है तो अपन मान के चलते हैं कि सिंगल फेज कैलकुलेशन कर लिया अगर आप, तो थ्री फेज कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपका सिस्टम बैलेंस है, यानी एक एक फेज में सेम चीज है जो अदर टू फेजेस में, तो आप सिंगल फेज कैलकुलेशन भी अगर कर लेते हो तो ये माना जाएगा कि थ्री फेज कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर चुका है। ये होता है थ्री फेज बैलेंस सिस्टम का एडवांटेज। इसमें न्यूट्रल करंट जीरो रहेगा, न्यूट्रल करंट जीरो रहेगा ने आई न्यूट्रल क्या होगा, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, ये तीनों का फेजर सम जो रहेगा वो जीरो होता है अगर थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है तो। और वोल्टेज जो रहेगा, न्यूट्रल वोल्टेज जो रहेगा यानी आई एन इंटू जेड एन, ये भी जीरो रहेगा, ठीक है। ये फॉर अ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में के लिए है। न्यूट्रल पोटेंशियल इज जीरो क्योंकि वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, न्यूट्रल करंट इज जीरो, दैट्स व्हाई न्यूट्रल पोटेंशियल इज जीरो। अगर अनबैलेंस्ड सिस्टम होता है तो अपन ग्राउंड में कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं उसको। अनबैलेंस सिस्टम रहता है तो ग्राउंडिंग कर देते हैं उसको पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल को अपन ग्राउंडिंग कर देते हैं पोटेंशियल जीरो करने के लिए, ये है। हाँ, तो मैं एक चीज़ ये बता रहा था, गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, गेट में ऐसे नहीं आते। ये तो नॉन गेट एग्जाम्स के लिए बता दिया, अपन आखिरी में क्वेश्चन भी करेंगे। गेट में थोड़ा ट्रिकी रहता है, यहाँ पर से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं रहता। एक नेटवर्क दे देगा और वो क्या करेगा, ये 10 kV है ना, यहाँ पर 11 kV कर देगा। आई बात समझ में? 11 का kV कर देगा और x HV दिया रहेगा आपका, x HV दिया रहेगा J 0.1 पर यूनिट, x HV दिया रहेगा। ये मैं क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हूँ, यहाँ पहले 10 kV था, अब मैंने इसको 11 kV कर दिया है, 11/100 kV, और x HV दिया है J 0.1 पर यूनिट। तो इस कंडीशन में T1 क्या होगा, इस कंडीशन में XT1 न्यू क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप तो सबसे पहले तो इसका केवी बेस कैलकुलेट करो क्या है। केवी बेस ओल्ड क्या रहेगा इसके लिए, ओल्ड HV तरफ दिया यानी क्या रहेगा 100 kV रहेगा, HV तरफ दिया तो है ना, ओल्ड क्या रहेगा 100 रहेगा, केवी बेस न्यू क्या रहेगा, केवी बेस न्यू इसके लिए क्या रहेगा, बता रहा हूं क्या रहेगा। जो पुराना था अभी तक जो पीछे चलते हुए क्या आए हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 11,
आई बात समझ में? इसके पहले चूंकि यहाँ पर 10 था करके कट जा रहा था और 100 आ जाता था, आपको दिख जाता था कि एचवी में दिया तो 100 यूज करूंगा, लेकिन चूंकि मैं यहाँ 10 था करके वो कट रहा था। इसका फंडामेंटल ऐसा है, नया केवी बेस न्यू निकालना है ट्रांसफार्मर के लिए, तो जो पुराना था इनटू आगे, यानी इनटू आपको क्या करना है, स्टेप अप है तो आगे वाला बाय डिनोमिनेटर, एच वी बाई एल वी अगर स्टेप अप है तो, स्टेप डाउन है तो एल वी बाई एच वी। आई बात समझ में? यानी कि आपको ट्रांसफार्मर है और उसका केवी बेस नया निकालना है। केवी बेस ओल्ड तो दिया हुआ है, एचवी में है तो 100 हो गया, और नया निकालना है, केवी बेस न्यू निकालना है, यही सबसे मेन रहता है। केवी बेस न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 10 जो पुराना था मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 11, ये कैलकुलेशन जो करेंगे आप, यहां से जो आएगा वो रहेगा नया केवी बेस। आई बात समझ में? ये रहेगा आपका नया केवी बेस, ठीक है? क्लियर है इतना? ये 10⁻³ रहेगा ना? क्लियर है इतना? सेम अगर मैं, हाँ, और यही अगर एलवी रहता तो, यही एलवी रहता तो, यही अगर एलवी रहता तो केवी बेस न्यू क्या रहता? अगर एलवी रहता तो केवी बेस 10 ही रहता। क्लियर है? एलवी साइड दिया ना, तो एलवी साइड वोल्टेज कितना है? 10 है। केवी बेस न्यू अपन उसको लेते हैं कि उस तरफ वोल्टेज क्या है, ठीक है? तो उस केस में टीएल के लिए अपने को निकालना पड़ता है, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये जो वोल्टेज आएगा वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी बेस वोल्टेज वही रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर है इतना? और एलवी साइड ट्रांसफार्मर का दिया रहता तो अपने को केवी 10 लेते, ठीक है? क्लियर है इतना? और ओल्ड उसका एलवी का ओल्ड तो हमेशा वही रहेगा जो दिया रहता है। अब जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन 40 ओम है, तो ठीक है, ये ओम में दिया है करके गड़बड़ हो रहा है, इसको पर यूनिट कर लो। पर यूनिट दिया रहता तो ओल्ड क्या रहता? 100, ठीक है? ओल्ड 100 रहता, नया क्या करते? 10 × 100/11 वो नया आता। अगर ट्रांसमिशन लाइन का 40 पर यूनिट रहता, ठीक है, नया निकालने बोलता, तो ओल्ड तो 100 के भी रहता, न्यू क्या रहता? 10 डिवाइडेड बाय 100 × 11। आप इस तरफ आ रहे हो ना, ट्रांसफार्मर के इस तरफ का नया बेस वोल्टेज क्या होगा? हमेशा, चूंकि यहाँ पर 10 रहता है करके आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन अपन नहीं कर रहे हैं, स्किप हो जाता है वो कैलकुलेशन, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है यहाँ 10/100 है, यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10/100 है करके आपको ऐसा लगता है कि ये उतना ही है, जो दिख रहा है सामने सामने वही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर यहाँ 100 है, अगर यहाँ 11 के भी रहेगा तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला। 10 × इसका हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसफार्मर आ रहा है तो नया केवी बेस अगर निकालना हो तो याद रखना पुराना मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइडेड बाय ये 100 डिवाइडेड बाय 11 केवी। ये चूंकि केवी में है, केवी में ही आएगा, और ये केवी कट जाएगा। क्लियर है इतना? ये याद रखना, गेट में इस टाइप का पूछता है, ठीक है? सीधा सेम यहाँ पर, जहां जब भी ट्रांसफार्मर आया तो आप जैसी हायर साइड या लोअर साइड जा रहे हो, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का वो जो केवी बेस रहेगा वो हमेशा ऐसे ही निकालना। जब भी ट्रांसफार्मर आएगा आपके डायग्राम में, नेटवर्क में, तो उसके सेकेंडरी साइड का जो केवी बेस रहेगा वो हमेशा ऐसे ही निकालना, ओल्ड इन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी अपॉन न्यू प्राइमरी। क्लियर है इतना? मान लो इधर भी रहता, ये 100 है, ठीक है? अब मान लो ये कैलकुलेशन करके कितना आया, मान लो 110 आया, मान लो 110 केवी आया, मान लो 110 केवी, तो इधर का क्या रहेगा? 110 केवी हो गया। अब ये फिर इक्विवेलेंट एचवी में दिया है, एचवी में दिया है ना, तो कितना आएगा? 91 है, मान लो 91 है, अगर ये 11 है तो
अब ये x इक्विवेलेंट HV में दिया है, HV यानी इधर का दिया है, तो KV बेस ओल्ड क्या रहेगा? 100 रहेगा, और न्यू क्या रहेगा? 91। अभी पलटाने की जरूरत नहीं है, यही अगर LV में दिया रहता तो KV बेस ओल्ड क्या रहता? KV बेस ओल्ड क्या रहेगा? 5 KV, और नया क्या रहेगा? 91 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, वो नया रहता। आया समझ? वही G2 के लिए भी रहेगा, न्यू। G2 के लिए भी न्यू वही रहेगा, 91 के भी यहाँ हो गया। तो जो अब ये जो कैलकुलेशन करोगे वो इतने पार्ट के लिए रहेगा ना। क्लियर है इतना? तो ये याद रखना, जब भी ट्रांसफार्मर आपको क्रॉस करना है तो जो पुराना केवी बेस रहेगा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमेशा याद रखना। गेट में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। ये नेटवर्क दे देगा और वोल्टेज लेवल इसी टाइप का देगा जो कटे मत एक दूसरे से, बोल देगा नया केवी बेस क्या रहेगा। 1 मार्क क्वेश्चन में यही आएगा। ठीक है इतना? क्वेश्चन बनाते हैं। पंद्रह। लिखो, फॉर अ गिवन बेस वोल्टेज, for a given base voltage, for a given base voltage and base volt amperes, for a given base voltage and base volt ampere, the per unit impedance value of an element is कैपिटल X। ठीक है, किसी केवी बेस और किसी केवीए बेस के लिए पर यूनिट इंपीडेंस वैल्यू है X। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द पर यूनिट इंपीडेंस वैल्यू? व्हाट विल बी द पर यूनिट इंपीडेंस वैल्यू? किसी गिवन के लिए इतना है, X है, तो बोला है कि नए के लिए क्या होगा? What will be the per unit impedance value of the element when the voltage and volt ampere for a given base voltage and base volt ampere, the per unit impedance value of an element is X, capital X, full stop. What will be the per unit impedance value of this element when the voltage and volt ampere bases are both doubled? When the voltage and volt ampere bases are both doubled, यानी केवी बेस, नया जो केवी रहेगा वो दोनों को डबल कर रहा है, केवी को भी और केवीए को भी। एक्स के टर्म में बताना है। क्या बोला है? SB2 जो रहेगा वो 2 टाइम्स SB1 है। KV बेस 2 जो रहेगा वो 2 टाइम्स KV बेस 1 है। ठीक है, 2 टाइम्स KV बेस 1 है।
और पुराना रिएक्टेंस कितना है, x दिया है, बोला है x ओल्ड इज x, तो x पर यूनिट 2 क्या होगा, x इंटू x मल्टीप्लाइड बाय SB2 क्या होगा, 2SB1 डिवाइडेड बाय SB1 इंटू KV बेस 1 डिवाइडेड बाय 2 KV बेस 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या आएगा, 1/2 x बाई 2। ये पूछता है इसी क्वेश्चन में क्या वैरायटी करता, बोलता केवी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, केवी उतना ही रहेगा, सेम केवी ये बेस रहेगा, तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है, तब डबल हो जाता। इन अ 3 फेज, ये जो क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का। इन अ 3 फेज कॉमा 5 केवी, इन अ 3 फेज कॉमा 5 केवी कॉमा 5 MVA सिस्टम, व्हाट इज द बेस इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस निकालने बोला है, इंजीनियरिंग सर्विस 2008 में आए हैं। बेस इम्पीडेंस निकालने बोल दिया है। क्या आएगा, बेस निकालने बोला है, एक्स बेस क्या होगा, एक्स बेस क्या होगा, वी बेस बाय आई बेस, वी बेस बाय आई बेस, आई बेस को क्या लिख सकते हो, के वी बेस डिवाइड बाय एम वी ए बेस इंटू होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, के वी बेस कितना हो गया 25 10⁻⁶, 5 10⁻⁶, कितना आया, ठीक है, 5 ohms एक्चुअल वैल्यू है ना। नेक्स्ट लिखो, the per unit value of a 4 ohm resistor at 100 MVA base MVA and 10 kV base voltage is, 4 ohm रजिस्टर का 100 MVA बेस और 10 kV बेस पे निकालना है। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस का आया है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जेड इन ओम्स इंटू
कितना आएगा इसमें? जेड ओम कितना दिया है? 4 ohms। MVA बेस कितना है? 100। KV बेस कितना है? 4 ही आएगा। 4 पर यूनिट, ठीक है, 4 पर यूनिट। लिखो, an equipment has an impedance of 0.9 per unit, 0.9 per unit to a base of 20 MVA, 33 kV, ठीक है, फुल स्टॉप, टू द बेस ऑफ 50 MVA, 11 kV, the per unit impedance will be। ये CSEB में आया है 2014 में और SSC JEE में भी आया है। देख लिखो, शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट MVA, शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट MVA। देखो, शॉर्ट सर्किट करंट वो होता है, वो करंट मैक्सिमम वैल्यू करंट जब फॉल्ट आता है तो जो वाइंडिंग या सर्किट में नेटवर्क में फ्लो होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। शॉर्ट सर्किट करंट मान लो ISC है, दैट विल बी गिवन बाय V/X। टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट MVA। V/X रहेगा। ये अपने को मालूम है कि परसेंटेज X क्या होता है, 100 इंटू X पर यूनिट। तो 100 इंटू X पर यूनिट को क्या लिखूंगा? X एक्चुअल डिवाइडेड बाय X बेस, यानी I/V percentage X। टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट MVA, ठीक है। परसेंटेज इन X क्या होगा? 100 इंटू X पर यूनिट। 100 इंटू X पर यूनिट क्या होगा? X एक्चुअल अपॉन X बेस। X बेस क्या रहेगा? V बेस इंटू I बेस। ये हो गया। यहां पर से X एक्चुअल निकाल लो। X एक्चुअल कितना होगा? इसकी वैल्यू निकाल लो। परसेंटेज इन X डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन 100 इंटू I। ये हुआ X एक्चुअल, यही हुआ ना। तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? V इनवर्स अपॉन X एक्चुअल, ठीक है। ये X एक्चुअल को यहां डाल दो। V
परसेंटेज इन एक्स इंटू वी ऊपर 100 इंटू आई। ठीक है, ये कट गया। तो कुल मिला के क्या आया, आई एस सी इज इक्वल टू 100 इंटू आई, दिस आई इज नथिंग बट फुल लोड करंट या रेटेड करंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज एक्स। ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है, या इसी को क्या लिख सकते हो, फुल लोड करंट डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, एक्स पर यूनिट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। शॉर्ट सर्किट करंट इज नथिंग बट फुल लोड करंट या रेटेड करंट, इसको रेटेड करंट भी बोल सकते हो, रेटेड करंट डिवाइडेड बाय एक्स पर यूनिट। इसी को नेटवर्क में अगर बोलूंगा ना तो क्या बोलूंगा, रेटेड करंट डिवाइडेड बाय रेटेड करंट या बेस करंट या फुल लोड करंट डिवाइडेड बाय एक्स थेवेनिन भी बोल देते कई बार, थेवेनिन। ठीक है, एक्स थेवेनिन भी बोलते हैं। जैसे मान लो वही वाला अपन जो नेटवर्क बनाए थे, ये है, मान लो इस बस में फॉल्ट आया। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होगा, फुल लोड करंट डिवाइडेड बाय एक्स थेवेनिन। एक्स थेवेनिन क्या होगा, इन तीनों का सीरीज। जब भी थेवेनिन मॉडल में बदलते हो तो वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इन तीनों का सीरीज इन दोनों के सीरीज के साथ पैरेलल, वो रहेगा मेरा शॉर्ट सर्किट करंट। सेम, क्लियर है इतना? सेम अगर शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालना हो, शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालना हो तो इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो, V डिवाइडेड बाय 10⁶ का। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए इज इक्वल टू बेस एमवीए, बेस और रेटेड एमवीए डिवाइडेड बाय जेड पर यूनिट। और है भाई ना, ये डिवाइड नहीं है, और जेड थेवेनिन। ठीक है, इस चीज की जरूरत पड़ती है आपके स्विच गियर और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट एमवीए या शॉर्ट सर्किट करंट कब फ्लो होता है, जब फॉल्ट आता है। ये अपन फॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। क्यों अपन फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, इसी कारण करते हैं कि स्विच गियर और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का डिजाइनिंग कर सकें, सर्किट ब्रेकर का डिजाइन कर सकें। ठीक है, उस वजह से कितना शॉर्ट सर्किट करंट उसमें वर्स्ट कंडीशन में फ्लो हो सकता है, उस हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना शॉर्ट सर्किट एमवीए। शॉर्ट सर्किट एमवीए निकल जाएगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपके पास फुल लोड करंट होना चाहिए, तो जनरली अपन ये निकालते हैं। शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालने के बाद यहीं से क्या निकाल लेते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। यहीं से आईएससी निकाल लो, क्या होगा आईएससी, एमवीए शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट। ठीक है, वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट। क्लियर है इतना? तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े अपन पावर सिस्टम का। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पर यूनिट वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और पावर को अपन बेस लेते हैं,
करंट और इंपीडेंस को डिराइव करते हैं। तो वो बेसिक फॉर्मूला है। इसका फायदा होता है कि आपको यूनिटलेस क्वांटिटी है, प्राइमरी सेकंड। हाँ, जब भी पर यूनिट वैल्यू आ गई आपकी, उसको एक्चुअल वैल्यू में बताना है। मान लो आपके गेट में क्वेश्चन दिया है, पर यूनिट में दिया है, ट्रांसफार्मर का पहला पुराना पर यूनिट वैल्यू इतना था, नया वैल्यू क्या रहेगा इन एक्चुअल ओम्स। तो आप नया पर यूनिट निकाल लो, फिर उसका एक्चुअल वैल्यू निकालो। सपोज नया पर यूनिट x पर यूनिट न्यू आ गया आपका, x पर यूनिट न्यू आ गया, तो x पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, x एक्चुअल डिवाइडेड बाय x बेस। तो x पर यूनिट नया जो आएगा उसको इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना, तब ये एक्चुअल ओम्स में बताएगा यूनिट आपका। ठीक है, पर यूनिट में कई बार बोलता है क्वेश्चन में, पर यूनिट में दिया रहता है, बोलता है लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी उसका, तो बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी ओम्स में, एक्चुअल यूनिट में वैल्यू आएगी उसकी। क्लियर है? करंट का पर यूनिट में है तो बेस करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पियर में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो।